नमस्कार दोस्तों, श्रापित फाइल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 20 दिसंबर 2019 शुक्रवार का दिन। कानपुर से रामगढ़ी की दूरी कागजों पर सिर्फ 71 किलोमीटर थी, लेकिन सराय भदौरी के बाद सड़क ऐसी टूटी हुई थी कि सरकारी जीप को यह दूरी तय करने में पूरे 2.5 घंटे लग गए। दोपहर के 4:20 हो रहे थे। दिसंबर की धूप पीली पड़ चुकी थी। सड़क के दोनों तरफ गन्ने के खेत थे और हवा में गुड़ की भट्ठियों का मीठा धुआं घुला हुआ था। खेतों के ऊपर कोहरे की पहली पतली चादर तैरने लगी थी। जीप में 3 लोग थे। आगे की सीट पर बैठी थी सुधा मिश्रा, उम्र 31 साल। पेशे से वह कानपुर की अदालत द्वारा नियुक्त परिसमापक के दफ्तर में अभिलेख सहायक थी, यानी वह इंसान जो बंद पड़ी कंपनियों के पुराने कागज, रजिस्टर और फाइलें छांटकर उनकी सूची बनाता है। सुधा का स्वभाव शांत था और आदत ऐसी कि हर छोटी बात डायरी में लिख लेती थी। तारीख, समय, जगह, गवाह। उसके पिता खुद कानपुर की एक सूती मिल में काम करते थे जो सन 94 में हमेशा के लिए बंद हो गई थी। शायद इसीलिए बंद मिलों के कागज उसे कागज नहीं, किसी के छूटे हुए घर जैसे लगते थे। पीछे की सीट पर इरफान अंसारी बैठा था, 38 साल का, सरकारी मूल्यांकन करता। मशीनों की कीमत लगाना उसका काम था। लोहे को देखकर वह बता देता था कि वह किस साल का है और कबाड़ में उसका क्या दाम मिलेगा। स्वभाव से वह मजाकिया था और भूतों की बातों पर खुलकर हंसता था। तीसरा था नीलेश साहू, 24 साल का लड़का, संविदा पर रखा गया फोटोग्राफर और डेटा ऑपरेटर। उसका काम था हर कागज, हर मशीन और हर कमरे की तस्वीर लेकर उन्हें कंप्यूटर में चढ़ाना। नीलेश थोड़ा बातूनी था और अपनी पहली सरकारी नौकरी को लेकर बहुत उत्साहित। उनका काम बहुत सीधा था। रामगढ़ी की बंसीधर सूती मिल पिछले 25 साल से बंद पड़ी थी। अदालत ने उसकी जमीन और मशीनों की नीलामी का आदेश दे दिया था। 26 दिसंबर को नीलामी होनी थी और उससे पहले पूरी मिल की सूची बनानी थी। कौन सी मशीन बची है, कितना लोहा है, कितने कमरे हैं और दफ्तर में कौन कौन से पुराने रजिस्टर पड़े हैं। 5 दिन का काम था। 3 लोग थे और वापस लौटने की तारीख तय थी। मैडम, बस अब आ गया, ड्राइवर छोटेलाल ने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा। सामने जो चिमनी दिख रही है ना, वही मिल है। सुधा ने विंडस्क्रीन से आगे देखा। खेतों के पार कोहरे में डूबी हुई एक ऊंची ईंटों की चिमनी खड़ी थी। उसका ऊपरी हिस्सा टूटा हुआ था। उसके पीछे लंबे लंबे टीन के शेड फैले हुए थे, जिनकी चादरें जगह जगह से उड़ चुकी थीं। दूर से वह पूरा ढांचा किसी मरे हुए जानवर की पसलियों जैसा लगता था। जीप मिल के मुख्य फाटक पर रुकी। लोहे का बड़ा फाटक जंग खाकर लाल हो चुका था। उस पर एक पुरानी जंजीर और उससे भी पुराना ताला लटका था। फाटक के ऊपर पत्थर की एक पट्टी लगी थी, जिस पर उभरे हुए अक्षरों में लिखा था, बंसीधर सूती मिल, स्थापना 1961। फाटक के बगल में एक छोटी सी कोठरी थी। उसी में से एक बुजुर्ग आदमी निकलकर बाहर आया। उम्र यही कोई 60-61 साल। दुबला शरीर, सफेद बाल, कंधे पर मैला मफलर और हाथ में चाबियों का बड़ा गुच्छा। चलते समय उसका बायां घुटना थोड़ा लड़खड़ाता था। अदालत से आए हैं आप लोग? उसने पूछा। जी, मैं सुधा मिश्रा, परिसमापक कार्यालय से। आप रमाकांत जी हैं? जी, रमाकांत तिवारी, यहां का चौकीदार हूं। उसने ताला खोलते हुए कहा। 25 साल से यही एक काम है मेरा। फाटक खुला तो उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पास के पीपल पर बैठे तोते एक साथ उड़ गए। अंदर का नजारा देखकर तीनों कुछ देर चुप खड़े रहे। मिल का परिसर बहुत बड़ा था, शायद 20 एकड़। बीच में चौड़ा पक्का रास्ता जिस पर अब घास उगाई थी। दाहिनी तरफ लंबा स्पिनिंग हॉल, जिसकी दीवारें ऊपर तक काली पड़ी हुई थीं, जली हुई काली। बाईं तरफ गोदाम, जिसकी छत बीच से बैठ चुकी थी। सामने 2 मंजिला दफ्तर की इमारत, जिसका पलस्तर उखड़ चुका था और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। ये काला रंग। इरफान ने स्पिनिंग हॉल की तरफ इशारा किया। आग लगी थी साहब, रमाकांत ने बहुत सपाट आवाज में कहा।
94 में रुई की धूल थी ना। पूरी हॉल 1 मिनट में भर गई थी। कोई मरा था? रमाकांत ने जवाब नहीं दिया। उसने चाबियों का गुच्छा दूसरे हाथ में लिया और आगे चलने लगा। सुधा ने अपनी डायरी निकाली और पहला पन्ना खोला। ऊपर तारीख लिखी 20 दिसंबर, शाम 4:45। नीचे लिखा, पहुंच गए। चौकीदार सवाल का जवाब नहीं देता। वे लोग दफ्तर की इमारत में घुसे। अंदर सीलन, चूहों और पुराने कागज की मिलीजुली गंध थी। बरामदे में धूल की इतनी मोटी परत जमी थी कि कदम रखते ही निशान बन जाता था। दीवार पर लगा एक पुराना कैलेंडर अब भी फरवरी 1994 पर अटका हुआ था। नीलेश ने कैमरा निकालकर उसकी तस्वीर ली। मैडम, ये तो पूरा टाइम मशीन है। वह हंसा। यहां तो लगता है किसी ने 25 साल से हवा भी नहीं बदली। बरामदे के आखिरी सिरे पर एक कमरा था। दरवाजे के ऊपर लकड़ी की तख्ती लगी थी जिस पर हल्के पड़ चुके अक्षरों में लिखा था, हाजिरी कक्ष। रमाकांत उस दरवाजे के सामने ठिठक गया। इसमें कुछ नहीं है साहब, उसने कहा। खाली कमरा है। खाली भी हो तो सूची में लिखना पड़ेगा, सुधा ने कहा। खोलिए। रमाकांत ने कुछ पल चाबी के गुच्छे को देखा, फिर बिना कुछ कहे ताला खोल दिया। कमरा छोटा था, लगभग 12 गुणा 10 फीट। एक तरफ लकड़ी की मेज और उसके पीछे लोहे की कुर्सी, दूसरी तरफ दीवार में जड़ी हुई एक बड़ी लोहे की अलमारी। मेज पर धूल में डूबा हुआ एक पीतल का घंटा रखा था और उसके बगल में स्याही की सूखी दवात। लेकिन सबसे अजीब चीज सामने की दीवार पर थी। लकड़ी का एक बड़ा तख्ता जिस पर लोहे की छोटी छोटी खूंटियां लगी थीं। हर खूंटी के नीचे एक नंबर लिखा था और कुछ खूंटियों पर पीतल के गोल टोकन लटके हुए थे। हर टोकन पर भी एक नंबर उभरा हुआ था। सुधा उस तख्ते के पास गई। ये क्या है? हाजिरी का तख्ता है, रमाकांत ने दरवाजे पर खड़े खड़े कहा। पहले मशीन नहीं होती थी ना, हर मजदूर का अपना टोकन होता था। पाली शुरू होने पर वो अपना टोकन अपनी खूंटी पर टांग देता था। जो टोकन टगा वो आदमी हाजिर, जो खूंटी खाली वो गैर हाजिर। सुधा ने ध्यान से देखा। पीतल के टोकन धूल में भी हल्के चमक रहे थे। उसने आदतन गिनती की। तख्ते पर कुल 18 खूंटियां थीं और उन पर सिर्फ 9 टोकन लटके हुए थे। 9? उसने धीरे से कहा। क्या मैडम? नीलेश ने पूछा। कुछ नहीं, सूची में लिखना है। पीतल के टोकन 9 नग, उसने डायरी में लिखा और फिर रुककर एक और पंक्ति जोड़ी। तख्ते पर 18 खूंटियां। इरफान ने लोहे की अलमारी का हैंडल खींचा। अलमारी बंद थी। रमाकांत ने बिना कहे उसकी चाबी निकाल कर दे दी। अलमारी के अंदर 3 खानों में पुराने रजिस्टर ठूंसे हुए थे। मोटे कपड़े की जिल्द वाले रजिस्टर जिनकी पीठ पर सफेद स्याही से नंबर लिखे थे। सुधा ने एक एक करके निकालना शुरू किया। मजदूरी रजिस्टर 88 से 92, स्टोर रजिस्टर, मरम्मत रजिस्टर 90 से 96। वह बोलती जा रही थी और नीलेश टाइप करता जा रहा था। और ये हाजिरी रजिस्टर संख्या 7, जनवरी से मार्च 94। ये रजिस्टर बाकी सबसे भारी था। जिल्द के कोने घुन खा चुके थे। सुधा ने उसे मेज पर रखकर खोला। अंदर के पन्ने बड़े थे। हर पन्ने पर तारीख, पाली और नीचे लंबी लंबी लाइनें जिनमें नाम, टोकन नंबर और अंगूठे के निशान लगे थे। स्याही नीली काली थी और कहीं कहीं फैल गई थी। सुधा पन्ने पलटती गई। जनवरी, फिर फरवरी और फिर उसकी उंगली रुक गई। 14 फरवरी 1994 का पन्ना पूरा नहीं था। वह बीच से फटा हुआ था और उस पर एक दूसरा पन्ना गोंद से चिपकाया गया था। गोंद अब सूख कर पीला पड़ चुका था और चिपकाए गए पन्ने के किनारे उठ गए थे। नए पन्ने पर सिर्फ 9 नाम लिखे थे। इरफान भाई, ये देखिए। उसने रजिस्टर घुमाया। इरफान झुका। किसी ने पन्ना बदला है और बहुत जल्दी में बदला है, सुधा ने कहा। गोंद बाहर तक फैला है। दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। रमाकांत वहां नहीं था। वह चुपचाप बरामदे में निकल गया था और दूर खड़ा होकर बाहर पीपल के पेड़ की तरफ देख रहा था। सुधा को यह अजीब लगा, मगर उस वक्त उसने ज्यादा नहीं सोचा। शाम गहरा रही थी।
और उन्हें आज ही दफ्तर वाले हिस्से की सूची पूरी करनी थी। दिक्कत ये हुई कि सूची लिखने वाले छपे हुए फॉर्म कम पड़ गए। कुल 20 फॉर्म थे और दफ्तर के कमरों की गिनती 30 पार कर गई। कल कानपुर से मंगवा लेंगे, इरफान ने कहा। कल तक रुकेंगे तो पिछड़ जाएंगे। सुधा ने हाजिरी रजिस्टर उठाया और उसके पिछले हिस्से के खाली पन्ने पलटे। रजिस्टर मार्च 94 में ही बंद हो गया था, इसलिए उसके पीछे के लगभग 60 पन्ने कोरे पड़े थे। इसी में कच्ची सूची बना लेती हूं, बाद में फॉर्म पर उतार देंगे। उसने अपनी कलम निकाली और उस पुराने रजिस्टर के कोरे पन्ने पर तारीख लिखी 20 दिसंबर 2019 और नीचे लिखा कमरा संख्या 1, मेज लकड़ी 1 नग, कुर्सी लोहा 1 नग, पीतल घंटा 1 नग 25 साल बाद। उस रजिस्टर पर पहली बार किसी जिंदा आदमी की स्याही गिरी थी। लिखते हुए सुधा को एक अजीब बात महसूस हुई। कमरे में अचानक गीली स्याही की गंध भर गई, तेज तीखी गंध, जैसे किसी ने पास ही दवात खोल दी हो। उसने मेज पर रखी पुरानी दवात उठाकर देखी। उसके अंदर स्याही सूखकर काली परत बन चुकी थी, बरसों पुरानी परत। नीलेश, तुमने कुछ खोला? नहीं मैडम। सुधा ने कुछ नहीं कहा। उसने रजिस्टर बंद किया और उसे अपने बैग में रख लिया, क्योंकि नियम था कि नीलामी तक जरूरी अभिलेख टीम की हिरासत में रहेंगे। जब वे बाहर निकले तब शाम के 6 बज चुके थे और कोहरा घुटनों तक उतर आया था। रास्ते में सुधा की नजर दाहिनी तरफ पड़ी। मशीनों वाले हॉल के पीछे एक पुराना पीपल का पेड़ था और उसके नीचे ईंटों का छोटा सा चबूतरा। किसी जमाने में वहां मंदिर रहा होगा। चबूतरे पर मिट्टी का एक दिया जल रहा था, ताजा। तेल अभी आधा भी नहीं जला था। रमाकांत जी, ये दिया आपने जलाया? बुजुर्ग एक पल के लिए ठिठका। आदत है, उसने कहा। रोज जलाता हूं, पूरी मिल में और कहीं नहीं जलाते। नहीं, क्यों? रमाकांत ने फाटक की जंजीर उठाई। देर हो रही है मैडम। अंधेरे में यहां की जमीन ठीक नहीं है, गड्ढे बहुत हैं। जीप स्टार्ट हो चुकी थी। सुधा फाटक से बाहर निकली ही थी कि पीछे से एक आवाज आई, टन। पीतल के घंटे की एक अकेली साफ आवाज। सुधा ने पलट कर देखा। दफ्तर की इमारत बंद थी, ताला लगा हुआ था। हाजिरी कक्ष की खिड़की के पीछे सिर्फ अंधेरा था। हवा से बच गया होगा, इरफान ने कहा। सुधा ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। हवा बिल्कुल बंद थी। कोहरा सीधा नीचे उतर रहा था, हिल तक नहीं रहा था। उसने डायरी में उस दिन की आखिरी पंक्ति लिखी, शाम 6:10। बंद कमरे में घंटा बजा। हवा नहीं थी। रामगढ़ी में ठहरने की कोई अच्छी जगह नहीं थी। बस अड्डे के पास एक पुरानी धर्मशाला थी, जिसके 3 कमरे उन्हें मिल गए। कमरे साफ थे, बस दीवारें ठंडी थीं और नल का पानी बर्फ जैसा। रात 9 बजे तक कोहरा इतना घना हो गया कि सड़क के उस पार की दुकान भी नहीं दिख रही थी। तापमान 6 डिग्री के आसपास था। तीनों ने धर्मशाला के बाहर वाले ढाबे पर खाना खाया। दाल, रोटी और आलू गोभी की सब्जी। ढाबे वाला लड़का बार बार उनकी तरफ देख रहा था। कहाँ से आए हैं आप लोग? आखिर उसने पूछ ही लिया। कानपुर से, मिल का काम है, इरफान ने कहा। लड़के के हाथ से चिमटा गिरते गिरते बचा। मिल के अंदर गए थे? हाँ, कल भी जाएंगे, 5 दिन का काम है। लड़का कुछ कहने को हुआ, फिर उसने पीछे मुड़कर अपने मालिक की तरफ देखा और चुप हो गया। उसने सिर्फ इतना कहा, रात में मत जाइएगा साहब, दिन में जितना करना है कर लीजिए। क्यों? सुधा ने पूछा। बस, यहाँ के लोग नहीं जाते। वह चाय का गिलास रखकर चला गया। इरफान हंसा। हर बंद कारखाने के साथ यही होता है। पहले भूत आते हैं, फिर लोहा चोरी होता है। भूत असल में चोरों का चौकीदार है। सुधा को यह बात ठीक लगी। बंद मिलों में लोहा और तार चोरी होना आम बात थी। ऐसे में डर की कहानी सबसे सस्ता ताला होती है। रात 10:30 बजे वे अपने अपने कमरों में चले गए। ठीक 11 बजे नीलेश सुधा के कमरे का दरवाजा खटखटा रहा था। मैडम, एक चीज दिखानी है। उसने हथेली खोली। हथेली पर पीतल का एक गोल टोकन रखा था, पुराना, घिसा हुआ, किनारे से थोड़ा दबा हुआ। उस पर उभरा हुआ नंबर था 19। सुधा के पेट में कुछ खिंच गया। ये कहां से मिला? जैकेट की जेब में था मैडम। नीलेश की आवाज में शिकायत ज्यादा थी, डर कम। मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया था उस तख्ते को, कसम से।
मैं तो पूरे टाइम तस्वीरें ले रहा था। तुमने जैकेट कहीं उतारी थी? हाँ, दफ्तर के बरामदे में। धूप में गर्मी लग रही थी तो कुर्सी पर रख दी थी। आधे घंटे बाद उठाई। सुधा ने टोकन उंगलियों में लिया। वह ठंडा नहीं था, हल्का गुनगुना था, जैसे किसी की मुट्ठी में से अभी निकला हो। किसी ने मजाक किया होगा, इरफान ने पीछे से कहा। वह भी दरवाजे पर आ गया था। चौकीदार ने, बुढ़ा चाहता ही नहीं कि हम वहां रहें। मुमकिन है, सुधा ने कहा, लेकिन उसने वह टोकन नीलेश को वापस नहीं किया। उसने उसे एक कागज में लपेटकर अपने बैग में रजिस्टर के ऊपर रख दिया और डायरी में लिखा, रात 11 बजे। नीलेश की जेब में टोकन नंबर 19। तख्ते पर 9 टोकन थे। यह 10वां कहां से आया? यही सवाल उस रात उसे देर तक सोने नहीं दे रहा था। अगर तख्ते पर 9 टोकन थे तो बाकी 9 कहां गए? और अगर सारे टोकन खो गए थे तो ये एक टोकन इतना साफ और इतना पूरा कैसे था? नींद आते आते बहुत देर हो गई और फिर वह जागी। कमरे में अंधेरा था। खिड़की के बाहर कोहरा इतना घना था कि सड़क की पीली बत्ती सिर्फ एक धुंधला धब्बा लग रही थी। सुधा ने मोबाइल उठाकर समय देखा। रात के 1:47। उसे समझ नहीं आया कि वह जागी क्यों। कोई आवाज नहीं थी, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। पूरी बस्ती में जैसे किसी ने रुई ठूंस दी हो। फिर उसे गंध महसूस हुई, गीली स्याही की गंध, वही तीखी नई खुली दवात वाली गंध जो शाम को हाजिरी कक्ष में आई थी। उसने हाथ बढ़ाकर बत्ती जलाई। कमरे में कुछ नहीं था। बैग वहीं रखा था। दरवाजा अंदर से बंद था। कुंडी लगी हुई थी। उसने अपनी डायरी उठाई ताकि समय लिख सके। डायरी का वह पन्ना जिस पर उसने रात 11 बजे टोकन के बारे में लिखा था, अब खाली नहीं था। उसके नीचे हाशिए के पास अंगूठे के 2 निशान लगे हुए थे, नीली काली स्याही के साफ निशान जिनमें लकीरें तक दिख रही थीं। सुधा ने कांपते हाथ से उन्हें छुआ। स्याही अभी गीली थी। उसकी उंगली पर लग गई। उसने तुरंत अपने दोनों अंगूठे देखे, साफ थे। उसकी अपनी कलम बॉल पेन थी जिसमें ऐसी स्याही होती ही नहीं। वह उठकर बैठ गई और अगले 1 घंटे तक बत्ती जलाकर बैठी रही। कुछ नहीं हुआ, न आवाज न गंध। 3 बजे उसे झपकी आ गई। सुबह वह सबसे पहले उठी। दिन की रोशनी में वे दोनों निशान और भी बुरे लग रहे थे, क्योंकि अब उन्हें किसी सपने में नहीं डाला जा सकता था। स्याही सूख चुकी थी। निशान वहीं थे। नाश्ते की मेज पर उसने डायरी दोनों के सामने रख दी। नीलेश का चेहरा उतर गया। मैडम, ये मैंने नहीं किया, मुझे पता है। इरफान ने पन्ना उठाकर रोशनी में देखा। बहुत देर तक देखता रहा। मजाक इस बार उसके मुंह से नहीं निकला। अंगूठे के निशान, उसने आखिर में कहा। हाजिरी रजिस्टर में भी अंगूठे के निशान थे। हाँ, सुधा ने कहा। जो मजदूर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे वो दस्तखत की जगह अंगूठा लगाते थे। तीनों कुछ देर चुप रहे। ठीक है, इरफान ने अपनी चाय खत्म करते हुए कहा। मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन एक बात मानने को तैयार हूं। इस कस्बे में कोई हमें डराना चाहता है, और डराने वाले को पता है कि हमारे कमरे में क्या है। इसका मतलब वो हमारे आसपास ही है। ये बात डर से भी ज्यादा डरावनी थी। उस दिन उन्होंने काम शुरू करने से पहले एक फैसला किया। रजिस्टर और टोकन हमेशा सुधा के पास रहेंगे। कमरा अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, और शाम 5 बजे के बाद कोई मिल के अंदर नहीं रुकेगा। सुबह 9 बजे वे मिल पहुंचे। रमाकांत फाटक पर ही मिल गया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा ऐसा जैसे रात भर सोया ना हो। रमाकांत जी, कल रात आप कहाँ थे? सुधा ने सीधे पूछा। घर पर। उसने ताला खोला। मेरा घर पीछे वाली गली में है, 10 मिनट का रास्ता। आप यहां रात में नहीं रुकते? चौकीदार तो आप ही हैं। चाबी ताले में अटक गई। रुकता हूं, उसने कहा। रात 1 बजे तक रुकता हूं, फिर घर चला जाता हूं। 1 बजे तक? इरफान हंसा। भाई साहब, चौकीदारी तो 1 बजे के बाद शुरू होती है। रमाकांत ने ताला खोला और फाटक की एक पल्ली अंदर की तरफ धकेल दी। फिर उसने पलटकर इरफान की आंखों में देखा। साहब, उसने बहुत धीमे कहा, 25 साल से यहां एक भी कील चोरी नहीं हुई, एक भी नहीं। सोचिए। क्यों? यह कहकर वह अंदर चला गया। उस दिन काम तेज चला। इरफान ने स्पिनिंग हॉल की मशीनों की नापजोक शुरू की। नीलेश तस्वीरें लेता रहा।
सुधा ने दफ्तर के बाकी कमरों की सूची बनाई और लोहे की अलमारी के सारे रजिस्टर एक एक करके खोले। दोपहर करीब 2 बजे उसके हाथ में मरम्मत रजिस्टर आया। यह मिल की मरम्मत और निर्माण के खर्चों का हिसाब था। सामान्य उबाऊ हिसाब। छत की चादर बदली, पंखा ठीक हुआ, नाली बनी। लेकिन मार्च 1994 के पन्ने पर एक बड़ी रकम लिखी थी। सुधा ने उसे 2 बार पढ़ा। बॉयलर एनेक्सी, पुराना फर्श तोड़कर नया कंक्रीट फर्श, मजदूरी और सामान। तारीख 9 मार्च 1994। उसने पन्ने के हाशिए पर उंगली रखी। 14 फरवरी को मिल में आग लगी थी। मिल हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। मशीनें ठंडी पड़ी थीं। मजदूरों की छंटनी हो चुकी थी। तो बंद मिल में 3 हफ्ते बाद कोई नया फर्श क्यों डलवाता है? उसने डायरी में लिखा, मरम्मत रजिस्टर 9 मार्च 94। बॉयलर एनेक्सी में नया फर्श, बंद मिल में नया फर्श क्यों? उस वक्त यह सिर्फ एक अटपटा हिसाब था। एक ऐसी छोटी सी बात जिस पर वह नाराज भी नहीं हुई, बस चौंकी। 3 दिन बाद यही एक पंक्ति उनकी जान बचाने वाली थी। शाम 4 बजे उसने चाय के लिए बाहर निकलकर मोबाइल देखा। नेटवर्क सिर्फ फाटक के पास आता था, वो भी एक डंडी। तभी फाटक पर एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक अधेड़ आदमी उतरा। उम्र यही कोई 54 साल। महंगा कोट, सोने की चेन और वह आत्मविश्वास जो पैसे से आता है। उसके पीछे 2 और लड़के उतरे। मिस मिश्रा, उसने मुस्कुराकर हाथ जोड़े। मैं राजीव अग्रवाल, ये मिल मेरे पिताजी की थी। राजीव अग्रवाल ने फाटक के अंदर कदम रखा और चारों तरफ ऐसे देखा जैसे बरसों बाद अपना पुराना स्कूल देख रहा हो। 25 साल हो गए, उसने कहा। मैं 1994 में 29 साल का था। पिताजी के साथ यहीं बैठता था। आपको कैसे पता चला कि हम आए हैं? सुधा ने पूछा। कस्बा है मैडम, सरकारी जीप आए और खबर न फैले, ऐसा होता है। वह हंसा। मैं नीलामी में बोली लगा रहा हूं, सबसे बड़ी बोली। सोच रहा हूं जो जमीन पिताजी के हाथ से निकल गई वो मेरे हाथ में आ जाए। सुधा ने सिर हिलाया। इसमें गलत कुछ नहीं था। बंद मिलों की नीलामी में अक्सर पुराने मालिक ही सबसे बड़े खरीदार निकलते थे। एक छोटी सी मदद चाहिए थी, राजीव ने कहा। आपको पूरी मिल की सूची बनानी है। मेरे पास आदमी हैं, ट्रैक्टर है, मजदूर हैं। पुराना कबाड़ और रद्दी मैं आज रात ही साफ करवा दूं। आपका आधा काम कम हो जाएगा। रद्दी यानी वो कागज। अलमारी वाले रजिस्टर, उसने बहुत आराम से कहा। हाजिरी, मजदूरी, स्टोर सब घुन खा चुका है। चूहों की बीट है उसमें। नीलामी में उसकी कीमत 10 रुपए किलो भी नहीं लगेगी। सुधा के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। नहीं लगेगी, उसने कहा, लेकिन अदालत का आदेश है कि नीलामी से पहले हर कागज की सूची बनेगी। जो रद्दी है वो भी। बिल्कुल बिल्कुल, राजीव ने हाथ उठाए। मैं सिर्फ मदद की बात कर रहा था। वैसे 94 वाले रजिस्टर भी मिले हैं आपको? यह सवाल बहुत हल्के से पूछा गया था। इतना हल्के से कि सुधा को समझ आ गया कि वह यही पूछने आया था। अभी सूची बन रही है, उसने कहा। राजीव मुस्कुराया। जाते जाते उसने स्पिनिंग हॉल की काली दीवार की तरफ देखा और कहा, 26 को मशीनें आ जाएंगी। ये पूरा ढांचा गिरा दिया जाएगा। अच्छा ही होगा। कुछ चीजें खड़ी रहें तो लोग भूलते नहीं हैं। गाड़ी चली गई। सुधा ने पलट कर देखा। रमाकांत वहां नहीं था। वह जमीन पर बैठा चाय पी रहा था और जैसे ही गाड़ी आई थी वह उठकर गोदाम के पीछे चला गया था। पूरे 20 मिनट बाद लौटा। रमाकांत जी, आप अग्रवाल साहब को जानते हैं? मालिक थे मेरे, उसने कहा और कुछ नहीं बोला। शाम 5:30 बजे वे लौटे। सूरज डूब चुका था और कोहरा फिर से सड़क पर बैठने लगा था। धर्मशाला के बाहर वाले ढाबे पर 3 औरतें खड़ी थीं। सबसे आगे वाली औरत की उम्र 50 के ऊपर थी। साधारण सूती साड़ी, ऊपर मोटी चादर, हाथ में प्लास्टिक की एक फाइल। वह फाइल इतनी पुरानी थी कि उसके कोने सफेद पड़ चुके थे। आप सरकार से आई हैं? उसने पूछा। अदालत के काम से, मिल की सूची बनाने। मेरा नाम सरोज है, सरोज कोरी। उसने फाइल सीने से लगा ली। मिल की सूची में आदमियों के नाम भी आएंगे क्या? सुधा ने उसे बैठने के लिए कहा और चाय मंगवाई।
सरोज ने फाइल खोली। अंदर पीले पड़ चुके कागज थे, थाने की रसीदें, अर्जियां, वकीलों की चिट्ठियां, सब एक दूसरे पर छड़ी हुई तारीखों से भरी हुई। मेरे आदमी का नाम राम सनेही कोरी था, उसने कहा। बंसीधर मिल में फिटर था। 14 फरवरी की रात वो रात की पाली में गया था, फिर कभी लौट कर नहीं आया। सुधा ने चाय का गिलास मेज पर रख दिया। आग लगी थी ना उस रात? हाँ। सरोज की आवाज बिल्कुल सपाट थी। वह यह कहानी इतनी बार सुना चुकी थी कि अब रोना भी बंद हो चुका था। सुबह तक सरकारी गाड़ियां आ गई थीं। 9 आदमियों की लाशें निकली, 9 का पोस्टमार्टम हुआ, 9 घरों में मुआवजा पहुंचा और बाकी। सरोज ने फाइल में से एक कागज निकालकर मेज पर रखा। मिल ने लिख कर दिया कि मेरा आदमी उस रात काम पर आया ही नहीं था। सुधा ने कागज उठाया। मिल की छपी हुई चिट्ठी थी। 7 मार्च 1994। साफ लिखा था, उक्त कर्मचारी 14 फरवरी की रात्रिपाली में उपस्थित नहीं था। हाजिरी रजिस्टर संख्या 7 के अनुसार। सुधा की उंगलियां कागज पर रुक गईं। रजिस्टर संख्या 7 उसी वक्त उसके बैग में पड़ा था, मेज के नीचे, उसके पैर से छूता हुआ। कितने आदमियों को ये चिट्ठी मिली थी? उसने पूछा। 8 घरों को। सरोज ने आसानी से गिना, जैसे ये नाम उसने रोज रटे हों। राम सनेही कोरी, जगदीश पाल, अब्दुल रज्जाक, भोलाराम पासी, शिवचरण लोधी, मुन्ना लाल सोनकर, हरिशंकर यादव और महावीर सोनकर। नीलेश ने चाय का गिलास नीचे रख दिया। मगर वो लोग गए कहां? सुधा ने पूछा। यही तो सरकार पूछती है हमसे, सरोज ने कहा। बस इसी सवाल में 26 साल निकल गए। पुलिस ने गुमशुदगी लिख ली। गुमशुदा आदमी मरा नहीं माना जाता। मरा नहीं माना गया तो मौत का प्रमाण पत्र नहीं, प्रमाण पत्र नहीं तो मुआवजा नहीं, पेंशन नहीं, जमीन का बैनामा नहीं, बेटी की शादी में बाप का नाम नहीं। वह रुकी। 26 साल से मैं न सुहागिन हूं न विधवा। कागज पर मेरा आदमी आज भी कहीं चला गया है, आज भी लौट सकता है। इरफान ने खंखार कर गला साफ किया। ये आदमी जो हर बात पर मजाक करता था, अब जमीन देख रहा था। आप लोगों ने अदालत में मुकदमा किया? सुधा ने पूछा। 2 बार। दोनों बार यही जवाब मिला, हाजिरी रजिस्टर में नाम नहीं है, सबूत लाओ। सरोज ने सीधे सुधा की आंखों में देखा। मैडम, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, पर इतना जानती हूं कि सबूत उसी मिल के अंदर बंद है और 25 साल में पहली बार सरकार ने उस मिल का ताला खोला है। सुधा ने जवाब सोच समझ कर दिया। वह सरकारी कर्मचारी थी। जांच से पहले कुछ कह देना गलत होता। मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकती, उसने कहा, लेकिन जो मिलेगा वो सूची में लिखा जाएगा, बिना किसी के कहे। सरोज ने फाइल बंद की और उठ गई। जाते जाते रुकी। एक बात और, रात में मिल के अंदर मत रहिएगा। क्यों? क्योंकि वहां रात को हाजिरी लगती है। सरोज ने बहुत साधारण आवाज में कहा, जैसे मौसम की बात कर रही हो। मेरी सास कहती थी, बस्ती के बूढ़े कहते हैं, जिस रात कोई अंदर रह जाता है उसका नाम भी पुकारा जाता है। वह चली गई। तीनों कुछ देर चुप बैठे रहे। ढाबे की भट्ठी में लकड़ी चटक रही थी। मैडम, नीलेश ने बहुत धीमे से कहा, मेरे वाले टोकन का नंबर 19 था, मुझे याद है। आपने पूछा क्यों नहीं कि 19 नंबर किसका था? सुधा ने उसी वक्त सरोज को आवाज दी। वह सड़क के मोड़ पर थी। सरोज जी, एक बात पूछनी थी। जो 8 आदमी थे, उनके टोकन नंबर याद हैं आपको? सरोज रुकी। कोहरे में उसकी चादर सफेद लग रही थी। मेरे आदमी का 11 था, उसने कहा। जगदीश का 14, रज्जाक मियां का 17, भोलाराम का 19। नीलेश के चेहरे से रंग उड़ गया। भोलाराम पासी, सरोज ने जोड़ा। सबसे छोटा था, 22 साल का। शादी को 6 महीने हुए थे। वह चली गई और कोहरे ने उसे निगल लिया। सुधा ने डायरी खोली और 8 नाम लिखे। फिर उसने 4 टोकन नंबर लिखे, 11, 14, 17, 19 और नीचे एक पंक्ति जोड़ी। तख्ते पर 9 टोकन टंगे हैं। 9 आदमी मरे थे, 8 के टोकन गायब हैं, 8 आदमी गायब हैं।
कलम रुक गई। 9 जमा 8 बराबर 17, लेकिन उस तख्ते पर खूंटियां 18 थीं। रात 8 बजे जब वे धर्मशाला लौटे तब सुधा के कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था। कुंडी पेच समेत उखाड़ दी गई थी। अंदर गद्दा उलटा पड़ा था। उसका कपड़ों वाला बैग खोलकर फर्श पर फैला दिया गया था। फॉर्मों की फाइल के पन्ने बिखरे पड़े थे। नीलेश ने अपना कमरा देखा, वहां भी यही हाल था। इरफान के कमरे में सिर्फ सूटकेस खोला गया था, लेकिन कुछ चोरी नहीं हुआ था। न पैसा, न मोबाइल का चार्जर, न नीलेश का महंगा कैमरा जो खूंटी पर लटका था। सुधा ने अपना कांधे वाला बैग कसकर पकड़ रखा था। रजिस्टर उसी में था। वह पूरा दिन उसे साथ लिए घूमी थी। चोर कैमरा छोड़ गया और रद्दी ढूंढ रहा था, इरफान ने कहा। उसके चेहरे से मजाक गायब था। वे सीधे थाने गए। थाना सराय भदौरी में था, 7 किलोमीटर दूर। कोहरे में जीप ने 25 मिनट लिए। थानेदार जयराम यादव ने रिपोर्ट लिखवाई। 45 साल का आदमी, मोटी आवाज, स्वेटर के ऊपर वर्दी। चोरी कुछ गया नहीं तो लिख देता हूं। आवास में अनधिकृत प्रवेश। उसने कहा, आप लोग बाहर से हैं। कस्बे में लड़के नशा करके ऐसा कर देते हैं। सर, आज दोपहर राजीव अग्रवाल ने मुझसे मिलके पुराने रजिस्टरों के बारे में पूछा था, सुधा ने कहा। और आज रात कोई मेरे कमरे में कागज ढूंढ रहा था। जयराम ने कलम रख दी। मैडम, नाम लिखवाना चाहती हैं रिपोर्ट में? सुधा ने एक पल सोचा। सबूत कुछ भी नहीं था। नहीं, बस घटना लिख लीजिए, समझदारी की बात है। उसने रजिस्टर पर कुछ लिखा। और एक सलाह दूं, नीलामी में 4 दिन बचे हैं। अपना कागज बनाइए, कानपुर लौटिए। यहां का पुराना झगड़ा बहुत पुराना है। आप 94 की बात कर रहे हैं? जयराम ने सिर उठाया। मैं तब यहां नहीं था, पर फाइल पड़ी है। मार्च 94 में 8 गुमशुदगी दर्ज हुई थीं। 8 मिल के मजदूर, एक ही महीने में। और जांच में लिखा है, सभी बेरोजगार थे, संभवतः काम की तलाश में बाहर चले गए। जयराम ने कंधे उचकाए। सूरत, बंबई, लुधियाना, उन दिनों मिल बंद होने पर आदमी रातों रात चले जाते थे। और 26 साल में 8 में से कोई एक भी लौटा नहीं। थानेदार ने जवाब नहीं दिया। उसने रसीद बढ़ा दी। बाहर निकलकर सुधा ने फोन मिलाया। थाने के पास नेटवर्क ठीक आ रहा था। दूसरी तरफ उसके साहब थे, B.K. दुबे, अदालत से नियुक्त परिसमापक, 60 साल के सरकारी आदमी जो फोन पर हमेशा जल्दी में रहते थे। सुधा ने पूरी बात बताई। चिपका हुआ पन्ना, सरोज की चिट्ठी, राजीव का प्रस्ताव, कमरे की तलाशी। दुबे साहब कुछ देर चुप रहे। सुनो सुधा, आखिर में उन्होंने कहा, यह अब सिर्फ सूची का मामला नहीं रहा। अगर वो अलमारी खाली हो गई तो न नीलामी साफ रहेगी, न उन परिवारों का कोई सबूत बचेगा। सर, सील लगवा दीजिए। कल सुबह तहसीलदार को लिखूंगा। आज रात कोई सील नहीं लग सकती। उन्होंने सांस ली। आज रात कागज तुम्हारी जिम्मेदारी है। फोन कट गया। तीनों जीप के पास खड़े थे। सांस भाप बनकर निकल रही थी। एक रास्ता है, सुधा ने कहा। हम बाकी रजिस्टर भी आज रात ही निकालकर साथ रख लेते हैं। अलमारी दीवार में जड़ी है और 60 रजिस्टर हैं, इरफान ने कहा। ड्राइवर छोटे लाल आज छुट्टी पर गया है। 3 लोग रात में इतना सामान नहीं ढो पाएंगे, तो हम सामान के पास रुकेंगे, सुधा ने कहा। कोई कुछ नहीं बोला। एक रात, सुबह सील लग जाएगी। उसने दोनों की तरफ देखा। जो नहीं चलना चाहता वो न चले, ये आदेश नहीं है। नीलेश ने जैकेट की जिप ऊपर खींची। मैं आऊंगा मैडम, और मैं इसलिए चलूंगा कि आप दोनों अकेले चले जाएंगे तो मुझे नींद नहीं आएगी, इरफान ने कहा। पर पहले खाना, डरना भूखे पेट नहीं चाहिए। रात 11:30 बजे जीप मिलके फाटक पर पहुंची। रमाकांत कोठरी से निकला। उसने जीप देखी और उसके चेहरे का रंग बदल गया। इस वक्त रात भर रुकना है, सुधा ने कहा। कागजों की रखवाली, सुबह सील लगेगी। नहीं, उसने फाटक के सामने से हटने से मना कर दिया। मैडम,
आप नहीं समझ रही तो समझा दीजिए, सुधा ने कहा। पूरी बात समझा दीजिए, फिर हम लौट जाएंगे। रमाकांत ने आंखें झुका लीं। उसका हाथ चाबियों पर कांप रहा था। फिर उसने जंजीर खोल दी। आप लोग दफ्तर वाले पहले कमरे में बैठिएगा, उसने कहा। हाजिरी कक्ष का दरवाजा बंद रखिए। वे अंदर गए। रात में मिल एकदम दूसरी जगह लग रही थी। कोहरा जमीन से 3 फीट ऊंचा था, इसलिए चलते वक्त अपने पैर नहीं दिखते थे। टॉर्च की रोशनी कोहरे में टकराकर वापस आ जाती थी। उन्होंने पहले कमरे में डेरा जमाया। 2 नई रजाइयां, एक मिट्टी के तेल वाला छोटा चूल्हा, पानी की बोतलें, बिस्कुट, 3 टॉर्च और एक बड़ी बैटरी वाली लालटेन। रमाकांत दरवाजे पर खड़ा रहा। आप भी बैठ जाइए, नीलेश ने कहा। चाय बना रहा हूं। 1 बजे से पहले जाना है मुझे। ये 1 बजे वाली बात क्या है? इरफान ने सीधे पूछा। बुजुर्ग ने जवाब नहीं दिया। वह मजदूरों की तरह ऊकड़ूं बैठ गया और चाय का गिलास दोनों हाथों में ले लिया। ठीक 12:55 पर वह उठा। मैं चलता हूं। सुधा उसके पीछे बरामदे तक गई। रमाकांत जी, वह रुका पर पलटा नहीं। आपने आज सुबह कहा था कि यहां 25 साल में एक कील चोरी नहीं हुई। क्यों? रमाकांत ने बहुत देर बाद जवाब दिया। क्योंकि जो चोरी करने घुसे वो लौटे नहीं। सुधा के रोंगटे खड़े हो गए। 2 बार हुआ, उसने कहा। 96 में एक लड़का तांबा निकालने आया था। 3 रात रुका। तीसरी रात के बाद नहीं मिला। 2003 में 2 आदमी टीन खोलने आए। एक पहली रात भाग गया, दूसरा तीसरी रात तक रुका। 3 रातें। क्यों? मुझे नहीं पता मैडम। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं बस इतना जानता हूं कि पहली रात वो सिर्फ निशान लगाता है। निशान? रमाकांत ने पलटकर सुधा की आंखों में देखा। आप लोगों में से किसी को कुछ मिला है ना? पीतल की चीज। सुधा कुछ देर चुप रही। मिला है, उसने आखिर में कहा। कल रात एक टोकन। रमाकांत ने आंखें बंद कर लीं। कुछ पल वह ऐसे खड़ा रहा जैसे कोई बहुत पुरानी खबर सुन रहा हो जिसका उसे पहले से डर था। किसको? नीलेश को। तो आज दूसरी रात है, उसने कहा। दूसरी रात में क्या होता है? पहली रात निशान, दूसरी रात पुकार। वह रुका। तीसरी रात का मुझे नहीं पता। जो तीसरी रात तक रुका वो बताने के लिए बचा नहीं। सुधा ने जेब से कलम निकाली। उसके हाथ स्थिर थे। ये उसे खुद हैरानी की बात लगी। बचने का कोई तरीका? 3 बातें याद रखिए, बुजुर्ग ने उंगलियां उठाईं। 1, रात में किसी का नाम जोर से मत लीजिए। जो नाम इस अहाते के अंदर बोला जाए वो सुन लिया जाता है। 2, अगर कोई आपका नाम पुकारे तो जवाब मत दीजिए। न हां न कौन है, और भूल कर भी हाजिर मत कहिए। और तीसरी, पीपल वाले चबूतरे का दिया बुझने मत दीजिए। तेल की शीशी चबूतरे के पीछे रखी है। उससे क्या होता है? इरफान ने पूछा। मुझे नहीं पता साहब, रमाकांत ने कहा। 25 साल से जला रहा हूं। इतना पता है कि जिस रात बारिश में बुझ गया था उस रात मेरे घर की कुंडी सुबह तक बजती रही थी। वह लंगड़ाता हुआ बाहर निकल गया। फाटक पर जंजीर की आवाज आई। फिर कोहरे में उसकी टॉर्च की रोशनी घुल गई। सुधा ने डायरी के एक खाली पन्ने पर तीनों नियम लिखे और पन्ना फाड़कर दीवार पर चिपका दिया। नीलेश ने उसे जोर से पढ़ना चाहा तो इरफान ने उसका कंधा दबा दिया। आंखों से पढ़। रात गहराती गई। मिट्टी के तेल वाले चूल्हे की नीली लौ कमरे को गर्म तो नहीं कर पा रही थी, पर एक गोल रोशनी बना रही थी जिसके अंदर तीनों बैठे थे। मेरी बेटी 9 साल की है, इरफान ने बिना किसी के पूछे कहा। पूछती है, अब्बू आप जो मशीनें नापते हैं वो बाद में कहाँ जाती हैं? मैं कहता हूं पिघल जाती है, फिर नए बर्तन बनते हैं। मेरी दीदी की शादी अप्रैल में है, नीलेश ने कहा। इसी नौकरी के पैसे से सोने की चेन लूंगा। सुधा ने कुछ नहीं कहा। उसे अपने पिता याद आ रहे थे। मिल बंद होने के बाद वह रोज सुबह नहा धोकर टिफिन लेकर घर से निकलते थे और शाम को लौट आते थे। पूरे 4 महीने।
किसी ने पूछा नहीं कि वह जाते कहाँ थे। 1:20, 1:35, 1:42 पर ठंड अचानक बढ़ गई। ऐसे नहीं जैसे रात में बढ़ती है, ऐसे जैसे किसी ने दरवाजा खोल दिया हो। चूल्हे की लौ सिकुड़कर आधी रह गई। फिर गंध आई, गीली स्याही की गंध, इस बार इतनी तेज कि गले में चुभने लगी। तीनों ने एक साथ घड़ी देखी। 1:47। बरामदे के आखिरी सिरे पर बंद हाजिरी कक्ष के अंदर से पीतल का घंटा बजा। टन। घंटे की आवाज के बाद पूरी मिल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। फिर एक कुर्सी घिसटने की आवाज आई। लोहे के पाए पत्थर के फर्श पर सरके। कोई बैठ गया था और फिर आवाज आई, मर्दाना आवाज, बूढ़ी, भारी, थकी हुई, ऐसी जैसे कोई रोज का काम निपटा रहा हो। न गुस्सा न डरावा, बस सरकारी काम वाली सपाट आवाज। पाली, रात्रि, तारीख 14 फरवरी। सुधा के हाथ से चाय का गिलास छूटते छूटते बचा। राम सनेही कोरी। टोकन 11। सन्नाटा। फिर आवाज ने वही नाम दोबारा पुकारा, थोड़ा जोर से। राम सनेही कोरी। टोकन 11। फिर तीसरी बार और फिर आवाज ने बहुत आराम से कहा, गैर हाजिर। नीलेश ने सुधा की आस्तीन पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि नाखून गड़ गए। जगदीश पाल। टोकन 14। 3 बार। फिर गैर हाजिर अब्दुल रज्जाक। टोकन 17। 3 बार। गैर हाजिर। इरफान ने कांपते हाथ से लालटेन की रोशनी धीमी कर दी। तीनों दीवार से चिपक कर बैठ गए। आवाज रुकी नहीं। रघुवीर साहनी। टोकन 8। इस बार जवाब आया। सुधा की रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। कहीं बहुत दूर से, जैसे जले हुए हॉल के भीतर से एक थकी हुई आवाज आई, हाजिर। और उसी वक्त एक दूसरी आवाज भी आई, टन, जैसे पीतल का टोकन लोहे की खूंटी से टकराया हो। सुखलाल मौर्य। टोकन 9। हाजिर। टन। एक एक करके 9 नाम पुकारे गए और 9 बार वही आवाज आई, हाजिर, हाजिर, हाजिर। हर जवाब के बाद पीतल की वही खनक। सुधा ने गिनती रखी। जो नाम जवाब दे रहे थे वे 9 थे, ठीक उतने जितने टोकन उस तख्ते पर टंगे थे। जो नाम चुप थे वे 8 थे। भोला राम पासी। टोकन 19। नीलेश का शरीर अकड़ गया। भोला राम पासी। टोकन 19। सुधा ने नीलेश की कलाई पकड़ ली और सिर हिलाया। मत। भोला राम पासी। सन्नाटा। गैर हाजिर। और फिर आवाज ने एक पल की चुप्पी ली, जैसे कोई पन्ना पलट रहा हो। टोकन 19। नीलेश साहू। कमरे की हवा जैसे बैठ गई। नीलेश के होंठ कांपे। उसकी आंखें खुली थीं, पर पुतलियां ऐसे ठहर गई थीं जैसे नींद में हो। नीलेश साहू। टोकन 19। सुधा ने उसके मुंह पर हाथ रखने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन देर हो चुकी थी। नीलेश के मुंह से बहुत धीमी, बहुत आज्ञाकारी आवाज निकली, हाजिर। उसी पल बरामदे के आखिरी सिरे पर हाजिरी कक्ष का बंद दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। बाहर चलो, इरफान चीखा। सुधा ने रजिस्टरों वाला बैग सीने से चिपकाया। इरफान ने नीलेश को गर्दन से पकड़कर खड़ा किया। लड़के के पैर चल नहीं रहे थे। वह बार बार हाजिरी कक्ष की तरफ मुड़ने की कोशिश कर रहा था। मुझे जाना है, वह बुदबुदाया। पाली शुरू हो गई। तेरी पाली नहीं है। इरफान ने उसका चेहरा पकड़कर झकझोरा। तू सरकारी आदमी है, तू संविदा पर है, यहां का मजदूर नहीं है। यह सुनकर नीलेश की आंखों में पल भर को पहचान लौटी। वह रोने लगा। वे बरामदे में भागे। टॉर्च की रोशनी में सुधा ने देखा, बरामदे की दीवारों पर, जिन पर 25 साल पुरानी धूल जमी थी, अंगूठों के निशान उभर रहे थे, एक के बाद एक। नीली काली स्याही में पूरी दीवार भरती जा रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी हाजिरी पूरी कर रहा हो। लोहे की अलमारी के पास से गुजरते वक्त इरफान ने एक हाथ से नीलेश को खींचा और दूसरे से अलमारी का पट पकड़ा ताकि संभल सके। उसी पल अलमारी का भारी लोहे का पट
पूरी ताकत से बंद हुआ। इरफान की चीख पूरे बरामदे में गूंजी। सुधा ने पलटकर पट खींचा। इरफान का बायां हाथ बाहर आया। बीच की 2 उंगलियां कुचल चुकी थीं और हथेली पर लंबा चीरा था। खून आस्तीन से टपकने लगा। चलो चलो, वह दांत भींचकर बोला। बाहर कोहरा दीवार जैसा था। जीप 50 कदम दूर खड़ी थी। सुधा ने चाबी घुमाई। स्टार्टर घुमा पर इंजन नहीं पकड़ा। ठंड में बैटरी बैठ चुकी थी। तीसरी कोशिश पर बस एक खर्राटा आया और फिर सन्नाटा। पैदल, सुधा ने कहा। फाटक पर बाहर से जंजीर छड़ी थी। रमाकांत आदतन ताला लगा गया था। पीपल के पास दीवार टूटी है, नीलेश ने कांपते हुए कहा। आखिर वही था जिसने पूरी मिल की तस्वीरें ली थीं। वे पीपल की तरफ भागे। चबूतरे पर दिया अब भी जल रहा था। लौ सीधी थी, हिल नहीं रही थी। सुधा ने पहले नीलेश को दीवार पर चढ़ाया, फिर इरफान को धक्का दिया। बायां हाथ बेकार हो चुका था, इसलिए वह एक हाथ से सरकता हुआ ऊपर चढ़ा। चढ़ते वक्त सुधा ने एक बार पलट कर देखा। दफ्तर की इमारत में एक खिड़की में रोशनी थी, पीली लालटेन जैसी रोशनी। वही खिड़की जो हाजिरी कक्ष की थी। रोशनी में एक परछाई थी, लंबी पतली झुकी हुई। वह दीवार वाले तख्ते के सामने खड़ी थी और एक हाथ ऊपर उठाए हुए थी, जैसे कोई खाली खूंटी पर टोकन टांग रहा हो। वे दीवार से कूदे और सड़क पर गिरे। उसी पल सब कुछ बंद हो गया। न आवाज, न गंध, न ठंड का वो अजीब दबाव। सिर्फ दिसंबर की साधारण सर्दी और दूर कहीं एक कुत्ते की भौंक। सुधा ने घड़ी देखी, 2:09। नीलेश सड़क के किनारे झुककर उलटी करने लगा। इरफान ने अपना मफलर दांतों से पकड़कर हथेली पर लपेटा। 1.5 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने 40 मिनट में तय किया। कोई नहीं बोला। धर्मशाला के कमरे में पहुंचकर सुधा ने बत्ती जलाई और नीलेश को रजाई में लपेटा। मैडम, उसने कांपते हुए कहा। मैंने जवाब दे दिया ना? हाँ। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। उसने जैकेट उतारने में नीलेश की मदद की। जैसे ही जेब पलटी, एक चीज फर्श पर गिरी। पीतल का टोकन, नंबर 19। सुधा ने तुरंत अपना बैग खोला। कागज में लपेटा हुआ टोकन वही था। उसने खोलकर देखा। नंबर 19। अब 2 टोकन थे। सुबह 6:30 बजे कोहरा इतना घना था कि सामने की दुकान भी नहीं दिख रही थी। टेम्पो वाले ने 60 रुपये लिए और तीनों को सराय भदौरी के तहसील अस्पताल पहुंचा दिया। पट्टी खोलते वक्त डॉक्टर ने भौहें चढ़ाईं। ये किससे हुआ? लोहे की अलमारी का पट बंद हो गया। इरफान ने कहा। खुद बंद हो गया, हवा से। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। 7 टांके लगे। एक्स-रे में बीच की उंगली की हड्डी में बाल बराबर दरार थी। 2 उंगलियों पर पट्टी और लकड़ी की खपच्ची बांधी गई। टेटनस का टीका लगा। 3 हफ्ते ये हाथ काम नहीं करेगा, डॉक्टर ने कहा। और ये जो लड़का है, इसे भर्ती करना पड़ेगा। नीलेश को तेज बुखार था। 102। वह नींद में बूढ़े आदमियों जैसी आवाज में बुदबुदा रहा था। बीच बीच में साफ सुनाई देता था। हाजिर, ठंड और सदमा। डॉक्टर ने कहा। रात भर खुले में क्यों रहे आप लोग? सुधा ने जवाब नहीं दिया। बाहर बरामदे में नेटवर्क आया तो उसने दुबे साहब को फोन किया और रात की घटना बताई। सिर्फ वही बताया जो कागज पर लिखा जा सकता था। अलमारी से चोट, बीमार कर्मचारी, रिकॉर्ड सुरक्षित। 11 बजे तहसीलदार का आदमी सील लगाएगा, दुबे साहब ने कहा। सुधा, सच बताओ, वहां खतरा है क्या? सुधा ने कोहरे में डूबी सड़क की तरफ देखा। सर, यहां 26 साल पुरानी गड़बड़ी है। एक रजिस्टर में पन्ना बदला गया है। फोन पर कुछ देर सन्नाटा रहा। तुम सबूत संभालो। आखिर में वे बोले, मैं जिला प्रशासन को लिखता हूं, पर याद रखो 26 तारीख के बाद वो इमारत नहीं रहेगी। जो भी करना है 4 दिन में। 9 बजे वे मिल पहुंचे। रमाकांत फाटक पर ही खड़ा था। उसने इरफान का बंधा हुआ हाथ देखा और एकदम बैठ गया।
जमीन पर। जैसे घुटनों से ताकत निकल गई हो, सुधा ने उसके सामने जमीन पर दो चीजें रख दी, दो पीतल के टोकन, दोनों पर एक ही नंबर। रमाकांत जी, मैं सरकारी कागज बनाने आई थी, उसने कहा। मेरे साथ आए लड़के को रात को पुकारा गया है। आज तीसरी रात है। अब आप मुझे सब बताएंगे। बूढ़े आदमी ने आसमान की तरफ देखा, फिर बोला, मैं चौकीदार नहीं था मैडम, जानती। मैं हाजिरी बाबू था। उसने हथेलियां रगड़ी। 31 साल का था। रात की पाली मेरे जिम्मे थी। टोकन मैं बांटता था, मैं टांगता था, मैं रजिस्टर भरता था। वे तीनों बरामदे में बैठ गए। धूप निकलने लगी थी, पर उसमें गर्मी नहीं थी। 14 फरवरी को रात की पाली में 17 आदमी थे। रमाकांत ने कहा, 17 टोकन उतरे थे। मैंने अपने हाथ से 17 नाम लिखे थे। आग कैसे लगी? रुई के गोदाम में। बिजली की तार पुरानी थी। रुई की धूल हवा में भरी रहती है। एक चिंगारी काफी होती है। उसने आंखें बंद की। 1.5 मिनट में आग स्पिनिंग हॉल तक पहुंच गई। आदमी बाहर क्यों नहीं निकले? सुधा ने पूछा। रमाकांत ने बहुत देर तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि हॉल के दोनों दरवाजे बाहर से जंजीर से बंद थे। इरफान ने गर्दन घुमाई। क्या? चोरी रोकने के लिए? रमाकांत की आवाज बहुत पतली हो गई। सूत की गांठें चोरी हो रही थीं। मालिक का हुक्म था, रात की पाली में आदमी अंदर, ताला बाहर। चाबी मेरे पास रहती थी। कोई कुछ नहीं बोला। मैं चाबी लेकर भागा था मैडम। अब वह रो रहा था, पर जंजीर गर्म हो चुकी थी। मेरे हाथ में निशान है, आज तक है। उसने हथेली सीधी की। उंगलियों के नीचे चमड़ी मोम जैसी सफेद थी। सुबह तक सब खत्म था। 9 लाशें पहचान में आईं, बाकी 8। उसने रुककर सांस ली। बाकी 8 के साथ जो हुआ वो मैं बोलूंगा तो आप मुझे जेल भेज देंगी। भेज दूंगी, सुधा ने कहा। फिर भी बोलिए। बूढ़े ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाया। 16 फरवरी की सुबह मुझे दफ्तर में बुलाया गया। मालिक सत्यप्रकाश जी बैठे थे, छोटे मालिक भी, राजीव, बाबू, एक वकील साहब थे। क्या कहा उन्होंने? वकील साहब ने समझाया कि रात की पाली की इजाजत कागज पर 9 आदमियों की थी। आग बुझाने का सामान भी नहीं था। दरवाजा बाहर से बंद था। अगर 17 नाम रहे तो मुकदमा चलेगा, लाइसेंस जाएगा, बीमे का पैसा नहीं मिलेगा, मिल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और 9 रहे तो हादसा था, मुआवजा मिलेगा, मिल चलेगी, बाकी 700 आदमियों की रोटी चलेगी। रमाकांत ने जमीन पर थूका। यही समझाया गया था मुझे। मैं 31 साल का था और मेरी बटिया 2 महीने की थी। आपने पन्ना फाड़ा? मैंने पन्ना फाड़ा, उसने कहा। नया पन्ना चिपकाया। 9 नाम लिखे, वही 9 जिनकी लाश पहचानी जा चुकी थी। बाकी 8 के घर चिट्ठी भेजी गई कि वो काम पर आए ही नहीं थे। और आपको क्या मिला? इरफान ने पूछा। उसकी आवाज में नफरत थी। 15,000 रुपये और ये नौकरी। रमाकांत ने पूरी मिल की तरफ हाथ घुमाया। 26 साल से मैं इसी अहाते में हूं। मेरे साथ की सजा भी यही है। सुधा ने रजिस्टर निकाला और वह पन्ना खोला जिसके किनारे पीली सरेस झांक रही थी। जो पन्ना आपने फाड़ा वो कहां गया? छोटे मालिक ने जला दिया मेरे सामने। और 8 आदमियों के टोकन? रमाकांत चुप रहा। रमाकांत जी, 8 टोकन कहां हैं? बूढ़े आदमी ने गर्दन घुमाई और अहाते के उस कोने की तरफ देखा जहां पीपल के नीचे छोटा सा चबूतरा था और उस पर रोज एक दिया जलता था। चबूतरे की मिट्टी सख्त थी, इरफान खोद नहीं सकता था, इसलिए सुधा ने खुरपी पकड़ी। रमाकांत ने बताया, पीपल की जड़ के दाईं तरफ एक बालिश्त नीचे। 20 मिनट बाद खुरपी किसी सख्त चीज से टकराई। डालडा का पुराना टीन का डिब्बा, जंग से काला पड़ चुका। ढक्कन खोलने में 5 मिनट लगे। अंदर मैला सा कपड़ा था जो हाथ लगाते ही भुरभुरा गया। और कपड़े के अंदर
पीतल की खनक। सुधा ने टोकन एक एक करके चबूतरे पर रखे। 11, 14, 17, 19, 23, 31, 38, 7, 8 आदमी थे। इरफान ने कहा, टोकन 7 हैं। सुधा ने डिब्बा उलटाकर झाड़ा। मिट्टी के सिवा कुछ नहीं गिरा। 44 कहाँ है? उसने पूछा। रमाकांत के चेहरे पर जो भाव आया वो डर से भी बड़ी चीज थी। मैंने 44 कभी उतारा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि महावीर उस रात मरा नहीं था। सुधा ने डायरी खोली। पूरी बात बताइए। महावीर सोनकर 27 साल का था। रीलिंग में काम करता था। उसका बड़ा भाई मुन्ना लाल भी उसी पाली में था। टोकन 31। रमाकांत ने सांस ली। आग लगी तब महावीर बाहर था, पानी की टंकी के पास। चाय लाने गया था, यानी वो जिंदा बच गया और मेरे सामने जंजीर पीटता रहा। रमाकांत ने आंखें पोंछी। उसका भाई अंदर जल रहा था और भाई का नाम कागज पर से मिटा दिया गया। वो मानने को तैयार नहीं था। उसने क्या किया? पहले थाने गया, फिर कानपुर श्रम विभाग गया। एक अखबार वाले से भी मिला था। रमाकांत ने जमीन खोदनी शुरू कर दी बिना वजह। 6 मार्च की रात वो आखिरी बार मुझे फाटक पर मिला था। रात में वो मिल क्यों आया था? छोटे मालिक ने बुलाया था समझौते के लिए। सुधा ने कलम रोक ली। फिर मैं घर चला गया। रमाकांत ने सिर झुका लिया। मैं रोज 1 बजे घर चला जाता हूं मैडम। यही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। 8वां टोकन कहीं नहीं था। दोपहर 12 बजे वे मजदूरों की बस्ती में थे। सरोज उन्हें मिट्टी के एक छोटे घर में ले गई। अंदर एक बहुत बूढ़ी औरत खाट पर बैठी थी। 78 साल की रामदेवी सोनकर। आंखों में मोतियाबिंद था। महावीर की मां है, सरोज ने कहा। बूढ़ी औरत ने सुधा का हाथ पकड़ लिया। सूरत से आई हो बिटिया? सुधा का गला रुंध गया। नहीं अम्मा, कानपुर से। मेरा लड़का सूरत में है। चिट्ठी आई थी। उसने सिरहाने के नीचे से कपड़े की पोटली निकाली। पोटली में एक नीला अंतर्देशीय पत्र था। इतनी बार खोला गया था कि मोड़ के निशान पर फट चुका था। सुधा ने पढ़ा। मां, मैं सूरत पहुंच गया हूं। यहां काम मिल गया है। मेरी चिंता मत करना, पैसा भेजूंगा। भैया के मामले में अब कुछ नहीं रखा, भूल जाओ। तारीख 11 अप्रैल 1994। अम्मा, ये चिट्ठी आपको किसने पढ़कर सुनाई थी? मिल के बाबू ने। सुधा ने बैग से 98 का वेतन रजिस्टर निकाला, वही जो पहले दिन सूची में दर्ज हुआ था। उसमें मजदूरों के अंगूठा निशान और दस्तखत थे। महावीर सोनकर ने दस्तखत किए थे। कच्चे बड़े टेढ़े अक्षर। चिट्ठी की लिखाई साफ थी, सुंदर, दफ्तर वाली। ये महावीर की लिखाई नहीं है, सुधा ने धीरे से कहा। सरोज खाट पर बैठ गई। रामदेवी ने कुछ नहीं सुना। वह चिट्ठी पर हाथ फेर रही थी। रोज 2 रोटी ज्यादा बनाती है, सरोज ने धीमे से कहा। 26 साल से। बाहर निकलकर सुधा ने बैग से मरम्मत रजिस्टर निकाला। पहले दिन उसने जो पंक्ति सिर्फ सूची बनाने के लिए लिखी थी, अब वह उसे दोबारा पढ़ रही थी। 9 मार्च 1994। बॉयलर एनेक्सी में नया कंक्रीट फर्श। रात्रि कार्य। मिस्त्री बच्चू। स्वीकृति राजीव अग्रवाल। उसने पंक्ति की लिखाई को चिट्ठी के पास रखा। वही गोल अक्षर, वही तिरछा सा वही हाथ। इरफान जी, उसने कहा। महावीर 6 मार्च की रात आखिरी बार देखा गया और 9 मार्च की रात वहां नया फर्श डाला गया। इरफान ने पूरा किया। जिस हिस्से में आग लगी ही नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। बच्चू मिस्त्री जिंदा हैं? सुधा ने सरोज से पूछा। जिंदा हैं, भट्ठे के पास रहते हैं। सरोज ने मुंह बनाया, पर उनका दिमाग ठीक नहीं है। बरसों से रात में नहीं सोते। भट्ठे के पीछे टीन की एक कोठरी थी। बच्चू मिस्त्री ने सरकारी बैग देखा, फिर सुधा के हाथ में मरम्मत रजिस्टर देखा और उससे पहले कि कोई कुछ पूछता वह दीवार से चिपक गया। हमने कुछ नहीं देखा। वह चिल्लाया। रजाई थी, बस रजाई थी। सुधा ने मरम्मत रजिस्टर बंद करके बैग में रख लिया। बच्चू चाचा, हम पुलिस नहीं हैं, उसने कहा। आपको कुछ नहीं होगा। बूढ़ा मिस्त्री दीवार के सहारे बैठ गया। उसके नाखून छूने से भरे थे, जैसे आज भी काम पर जाता हो। रात को बुलाया था, वह बोला। 10 बजे। कहाँ? बॉयलर वाली कोठरी में फर्श डालना है, 4 इंच। सुबह से पहले
आपके साथ कौन था? 2 मजदूर बाहर के थे। पहले कभी नहीं देखा, बाद में भी कभी नहीं देखा। गड्ढा आपने खोदा था? बच्चू ने जोर से सिर हिलाया। गड्ढा पहले से खुदा था, उसमें रजाई पड़ी थी, रस्सी से बंधी हुई। उसकी आवाज टूटने लगी। मैंने पूछा, ये क्या है? छोटे मालिक ने कहा, मरा हुआ कुत्ता है, बदबू फैल रही है, जल्दी ढांपो। और आपने मान लिया? इरफान ने पूछा। बच्चू ने आंखें उठाई। उनमें 26 साल पुरानी बेबसी थी। रजाई के कोने से एक पैर बाहर था साहब, चप्पल पहने हुए। उसने अपनी हथेली से चेहरा ढक लिया। मैंने मिट्टी डाल दी, फिर मसाला डाला। मैंने पलट कर नहीं देखा। आपको क्या मिला था? 900 रुपया, रेट से दुगना। वह हंसा, फिर रोने लगा। उसके बाद से मैंने रात का काम नहीं लिया। सुधा ने सब कुछ डायरी में लिखा और नीचे तारीख डाली। फिर उसने बच्चू से नीचे अंगूठा लगवाया। 1:30 बजे वे थाने में थे। जयराम यादव ने पूरी बात सुनी, एक बार भी टोका नहीं। फिर उसने मेज पर रखी चीजों को देखा। चिपका हुआ पन्ना, नीली चिट्ठी, मरम्मत रजिस्टर, 7 टोकन। मैडम सच बताऊं? उसने कहा, यह सब आपकी समझ है, सबूत नहीं। 9 मार्च की रात का फर्श आज भी वहीं है। सुधा ने कहा, तोड़वा लीजिए। किसके आदेश से? जयराम ने कलम मेज पर पटकी। 26 साल पुरानी गुमशुदगी में मैं निजी संपत्ति का फर्श तोड़ूंगा तो कल सुबह मेरा तबादला हो जाएगा। अग्रवाल साहब के वकील लखनऊ तक बैठे हैं, तो रास्ता क्या है? मजिस्ट्रेट का आदेश। मैं आज शाम को अर्जी भेज दूंगा। उसने कैलेंडर देखा। कल इतवार है, परसों काम शुरू होगा। सब ठीक रहा तो 26 या 27 को आदेश मिल जाएगा। 26 को वहां मशीनें चलेंगी, सुधा ने कहा। जयराम ने जवाब नहीं दिया। 4 बजे अस्पताल से फोन आया। नीलेश बिस्तर पर नहीं था, वे भागे। वह सड़क पर मिला, मिल की तरफ जाता हुआ, नंगे पैर, अस्पताल का कंबल ओढ़े। खेतों वाले रास्ते पर 1.5 किलोमीटर चल चुका था। कहाँ जा रहा था? इरफान ने उसे झकझोरा। मुझे नहीं पता, नीलेश रो रहा था। मैं बस चल पड़ा, पैर खुद चल रहे थे। रास्ते में सुधा ने रमाकांत से पूछा, 96 वाला लड़का तीसरी रात को कहाँ मिला था? स्पिनिंग हॉल के अंदर, बीच में बैठा हुआ। और 2003 वाला? वहीं, उसी जगह। सुधा ने डायरी खोली और जो उसे समझ में आ रहा था वो लिखा। यह कोई भटकती आत्मा नहीं थी, यह एक पाली थी जो बंद नहीं हुई। 17 आदमी अंदर गए थे। कागज पर 9 लौटे। जब तक हर नाम का जवाब नहीं आता, पाली रोज रात दोबारा शुरू होती है। और जो नाम खाली हैं उनकी जगह भरने के लिए किसी जिंदा आदमी को पकड़ती है। जिसने जवाब दे दिया वो उस नंबर का मजदूर मान लिया गया। यानी नीलेश को बचाना है तो 19 नंबर का असली आदमी जवाब दे। इरफान ने कहा। भोलाराम पासी जवाब कैसे देगा? जैसे बाकी 9 देते हैं, सुधा ने कहा। उनका टोकन खूंटी पर टंगा है। गाड़ी में कुछ देर सन्नाटा रहा। 7 टोकन हमारे पास हैं, सुधा ने कहा। 8वां उस फर्श के नीचे है। जब वे मिल पहुंचे तब शाम के 5 बजे थे और फाटक खुला पड़ा था। अहाते में एक ट्रैक्टर खड़ा था और उससे बंधा हुआ पीले रंग का बड़ा कंप्रेसर। साथ में लोहे की ड्रिल और 2 गैंती। 26 की तैयारी। रमाकांत की कोठरी का ताला टूटा था। दफ्तर के कमरे पर सुबह लगी कागज की सील फटी पड़ी थी। अलमारी से स्टोर के 2 रजिस्टर गायब थे। रमाकांत दीवार के पास बैठा था। माथे पर खरोंच थी। 3 आदमी आए थे, उसने कहा। बोले बूढ़े, चुपचाप बैठा रहा। सुधा ने बैग खोलकर देखा। रजिस्टर संख्या 7, 98 का वेतन रजिस्टर, मरम्मत रजिस्टर, सब सलामत थे। वह 3 दिन से उन्हें कंधे से नहीं उतार रही थी। उसने फोन निकाला और दुबे साहब को पूरी बात बताई। स्लैब, चिट्ठी, बच्चू का बयान, टूटी सील। मैं कल सुबह निकलूंगा, दुबे साहब ने कहा। साथ में तहसीलदार को लाऊंगा। सर, कल रात के बाद कोई फायदा नहीं। मतलब? सर, मेरे साथ जो लड़का है वो आज रात नहीं बचेगा। सुधा ने पहली बार ये शब्द जोर से कहे। मैं सूची बनाने के अधिकार से बॉयलर एनेक्सी का फर्श खोल रही हूं। मरम्मत रजिस्टर में दर्ज निर्माण का सत्यापन मैं लिखित में देती हूं। लंबी चुप्पी के बाद दुबे साहब बोले, थानेदार को लिखित सूचना दो, कागज बनाओ, जो निकले उसे हाथ मत लगाना।
6 बजे सुधा ने थाने में अपने हाथ की लिखी सूचना दी और रसीद ली। जयराम ने रसीद पर दस्तखत करते हुए सिर्फ इतना कहा, मैडम, ये आपकी नौकरी ले डूबेगा। पता है, रात 11 बजे अहाते में 4 लोग थे, सुधा, इरफान, रमाकांत और ड्राइवर छोटे लाल, जो शाम की बस से लौट आया था। 5वां नीलेश था। उसे बरामदे में बिठाकर उसकी कलाई जीप के लोहे से रस्सी से बांध दिया गया था। ये उसी की जिद थी। मैडम, मैं खुद पर भरोसा नहीं कर सकता, उसने कहा था। सुधा ने घड़ी देखी, फिर छोटे लाल ने कंप्रेसर की रस्सी खींची। मशीन खांसी और चल पड़ी। बॉयलर एनेक्सी में आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही थी। छोटे लाल ने पहला वार किया। ड्रिल की नोक कंक्रीट पर फिसली, फिर धंस गई। फर्श सचमुच 4 इंच था। नीचे रोड़ी थी। रोड़ी के नीचे बालू 12:40 पर। छोटे लाल ने मशीन बंद कर दी। मैडम, सुधा ने टॉर्च गड्ढे में डाली। पहले रजाई का कपड़ा दिखा, गलकर काला पड़ चुका, पर छींट अब भी दिख रही थी। रजाई के ऊपर रस्सी के 3 फेरे, फिर हड्डियां, एक खोपड़ी जो थोड़ी एक तरफ को झुकी थी। बाईं कनपटी के पास हड्डी अंदर की तरफ दबी हुई। रमाकांत घुटनों के बल बैठ गया। उसने कोई आवाज नहीं की। छोटे लाल बाहर जाकर उलटी करने लगा। सुधा ने जितना देख सकती थी देखा। पसलियों के बीच मिट्टी में आधा डूबा हुआ एक छोटा सा छपटा टुकड़ा, हरा पड़ चुका पीतल। ठीक उसी वक्त बाहर रोशनी पड़ी। जयराम यादव 2 सिपाहियों के साथ आया था। रात के 1:05। मैंने सोचा आप सचमुच आ जाएंगी, उसने कहा, और फिर गड्ढे में देखा। उसके चेहरे से सारी सरकारी सख्ती उतर गई। कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसने सिपाहियों से कहा। सुबह मजिस्ट्रेट आएंगे, पंचनामा होगा। थानेदार साहब, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, सुधा ने कहा। सिर्फ एक टोकन? बिल्कुल नहीं। और उसी पल रमाकांत ने हाथ बढ़ाया और टोकन उठा लिया। ऐ बूढ़े, सिपाही ने डांटा। ये मिल का माल है, रमाकांत ने कहा। मैं हाजिरी बाबू हूं, टोकन बांटना और टांगना मेरा काम है। वह लंगड़ाता हुआ बाहर निकल गया। किसी ने उसे नहीं रोका। 1:16। हाजिरी कक्ष का दरवाजा खोलते वक्त सुधा के हाथ कांप रहे थे। अंदर सब वैसा ही था। लकड़ी की मेज, स्टूल, दीवार पर लकड़ी का तख्ता और उस पर 18 लोहे की खूंटियां। 9 पर पीतल के टोकन, 9 खाली। रमाकांत ने खूंटियों के नीचे खुदे नंबरों पर उंगली फेरी। 11, उसने कहा। सुधा ने राम सनेही कोरी का टोकन उसे दिया। बूढ़े ने उसे खूंटी पर टांगा। 14, 17, 19, 23, 31, 38, आखिर में 44, 17 टोकन, 18वीं खूंटी खाली। सुधा ने मेज पर रजिस्टर संख्या 7 रखा और वह पन्ना खोला जिसके किनारे पर पुरानी सरेस थी। 9 नामों के नीचे आधा पन्ना खाली पड़ा था। उसने अपनी कलम निकाली। बोलिए, उसने कहा। रमाकांत ने आंखें बंद की और 26 साल बाद वह पंक्ति बोली जो उसे आज भी जबानी याद थी। राम सनेही कोरी, टोकन 11, जगदीश पाल 14, अब्दुल रज्जाक 17, भोलाराम पासी 19, शिवचरण लोधी 23, मुन्ना लाल सोनकर 31, हरिशंकर यादव 38, महावीर सोनकर 44। सुधा ने 8 नाम लिखे, साफ अक्षरों में। सामने टोकन नंबर, नीचे तारीख 14 फरवरी 1994। रात्रि पाली। स्याही गीली चमक रही थी। 1:47 घंटा बजा और आवाज आई, पाली रात्रि। तारीख 14 फरवरी। 9 नाम, 9 जवाब, 9 बार पीतल की खनक। फिर राम सनेही कोरी, टोकन 11। एक पल की चुप्पी और फिर कमरे के अंदर से बहुत थकी हुई पर साफ आवाज में, हाजिर, टन। तख्ते पर 11 नंबर का टोकन हिला। सुधा की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे पता भी नहीं चला। एक एक करके 7 नाम, 7 जवाब। फिर आवाज रुकी। महावीर सोनकर, टोकन 44। कुछ नहीं। और फिर कमरे का तापमान ऐसे गिरा जैसे किसी ने सीने पर बर्फ रख दी हो। स्याही की गंध इतनी तेज हुई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मेज कांपने लगी।
दीवार पर एक के बाद एक नीले काले अंगूठे उभरने लगे, इतनी तेजी से जैसे कोई 26 साल से चिल्ला रहा हो और किसी ने सुना न हो। बाहर बरामदे से नीलेश की चीख आई, हाजिर हाजिर, मैं हाजिर हूं। सुधा बाहर भागी। लड़का रस्सी खींच रहा था, कलाई से खून निकल रहा था। सुधा ने अपना मफलर उसके मुंह पर कसकर बांध दिया और उसे सीने से लगा लिया। अंदर से रमाकांत की आवाज आई, बेटा आ गया है तू, तेरा टोकन टंग गया है, अब जवाब दे दे। और तब वो आवाज आई, अनथकी हुई, न बूढ़ी, 27 साल के लड़के की आवाज जो गुस्से से भरी थी। हाजिर, टन्ना 17 टोकन, 17 जवाब। फिर आवाज ने आखिरी नाम पुकारा, रमाकांत तिवारी। हाजिरी बाबू। सुधा दरवाजे पर जम गई। बूढ़ा आदमी स्टूल पर बैठा। उसने रजिस्टर अपनी तरफ खींचा, सुधा की कलम उठाई और सबसे नीचे लिखा, रात्रिपाली समाप्त, हाजिरी पूर्ण। फिर अपना नाम लिखा। फिर उसने दीवार पर टंगे पीतल के घंटे की रस्सी पकड़ी और पूरी ताकत से खींची, टन टन टन, काम बंद होने की घंटी। और फिर रमाकांत ने 26 साल बाद अपनी हाजिरी लगाई। हाजिर। घंटे की आखिरी गूंज खत्म हुई और सब कुछ रुक गया। स्याही की गंध ऐसे गायब हुई जैसे किसी ने खिड़की खोल दी हो। कमरे का तापमान साधारण सर्दी जैसा हो गया। लालटेन की लो सीधी हो गई। बाहर नीलेश का शरीर ढीला पड़ गया। वह सुधा की गोद में सो गया, जैसे 3 रात से नहीं सोया हो। सुधा अंदर गई। रमाकांत स्टूल पर बैठा था, पीठ सीधी, हाथ रजिस्टर पर, आंखें खुली। चेहरे पर कोई डर नहीं था। सुधा ने उसकी कलाई पकड़ी, फिर थानेदार को बुलाया। जयराम यादव ने काफी देर तक उस बूढ़े को देखा। डॉक्टर कुछ भी लिखे, उसने धीरे से कहा। मैं ये नहीं भूलूंगा कि मैं इस कमरे में क्या सुनकर गया था। पोस्टमार्टम में लिखा गया, हृदय गति रुकना, उम्र 61 वर्ष। सुबह 8 बजे मजिस्ट्रेट आए, 9 बजे दुबे साहब और तहसीलदार। गड्ढे के चारों तरफ रस्सी बंधी। पंचनामा हुआ। हड्डियां कानपुर भेजी गईं। रिपोर्ट जून में आई। पुरुष, उम्र 25 से 30 वर्ष, मृत्यु को लगभग 26 वर्ष। खोपड़ी के बाएं हिस्से में भारी चोट। रामदेवी सोनकर के नमूने से मिलान सकारात्मक 26 साल बाद। महावीर सोनकर का नाम सरकारी कागज पर लौटा। नीलामी पर रोक लगी। 29 दिसंबर को राजीव अग्रवाल गिरफ्तार हुआ। चिट्ठी और मरम्मत रजिस्टर की लिखाई एक ही हाथ की निकली। बच्चू मिस्त्री ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया और उसी रात 25 साल में पहली बार पूरी नींद सोया। 94 की फाइल दोबारा खुली। चिपका हुआ पन्ना, फटे किनारे और पीली सरे सबसे बड़ा सबूत बने। रिकॉर्ड में छेड़छाड़, सबूत मिटाना, गैर इरादतन हत्या और महावीर की हत्या। मुकदमा आज भी अदालत में चल रहा है। सबसे जरूरी कागज अप्रैल में बना। 8 मृत्यु प्रमाण पत्र। सरोज को 26 साल बाद सरकारी तौर पर विधवा माना गया। कागज लेते वक्त वह नहीं रोई। बाहर निकलकर सीढ़ी पर बैठकर खूब रोई। मुआवजे की पहली किस्त सितंबर में मिली। रामदेवी तब तक नहीं थी। वह अपने बेटे का दाह संस्कार करने के 8 हफ्ते बाद चल बसी। पड़ोसियों ने बताया कि आखिरी दिनों में उन्होंने 2 रोटी ज्यादा बनाना बंद कर दिया था। इरफान की 2 उंगलियां पूरी तरह कभी नहीं मुड़ी। नापने वाला फीता अब वह दाएं हाथ से खोलता है और सर्दियों में उसे नींद कम आती है। वह अब भी मजाक करता है, पर भूतों पर नहीं। नीलेश ने फरवरी में काम छोड़ दिया, गांव लौट गया। दीदी की शादी अप्रैल में नहीं हो पाई, बाद में हुई। चेन उसने फिर भी लेकर दी। वह रात की ड्यूटी का कोई काम नहीं लेता। सुधा से साल में एक बार बात होती है। 14 फरवरी को दोनों में से कोई ये नहीं कहता कि फोन क्यों किया। बंसीधर सूती मिल मार्च में गिराई गई। जांच पूरी होने के बाद सुधा आखिरी दिन वहां गई थी। बस्ती के लोग सड़क के उस पार खड़े थे। सरोज भी थी। जब चिमनी गिरी तब किसी ने ताली नहीं बजाई। सब चुपचाप खड़े रहे, जैसे किसी अर्थी को रास्ता दे रहे हों। पीपल नहीं काटा गया। चबूतरा आज भी वहीं है। बस्ती की एक औरत रोज शाम वहां दिया जलाती है। किसी ने उससे कहा नहीं, वह खुद लग गई। सुधा आज भी उसी दफ्तर में है। उसने नौकरी नहीं छोड़ी। वह कहती है कि सूची बनाना बेकार काम नहीं है। जो लिखा जाता है वही बाद में सबूत बनता है। जो नहीं लिखा जाता वो गायब हो जाता है। 17 टोकन और लकड़ी का तख्ता आज भी अदालत के मालखाने में सीलबंद पड़ा है।
सूची में सुधा ने खुद लिखा था, लकड़ी का तख्ता 18 खूंटियां, 17 पीतल के टोकन, 18वीं खूंटी खाली थी। बाद में उसे समझ में आया कि वो खूंटी किसकी थी। रात की पाली में 17 मजदूर थे और एक हाजिरी बाबू, 18 आदमी। जिस रात रमाकांत ने अपनी हाजिरी लगाई उसी रात 18वीं जगह भरी गई। एक बात फिर भी बाकी रह गई। मिल गिराते वक्त मजदूरों को बॉयलर वाली दीवार के भीतर एक टीन का डिब्बा मिला। अंदर से एक और रजिस्टर निकला, मोटा, काले जिल्द वाला। छोटी पर लिखा था रजिस्टर संख्या 8। सुधा ने उसे खोला नहीं, उसने उसे वैसे ही बंधा हुआ अदालत में जमा करा दिया और सूची में सिर्फ इतना लिखा, रजिस्टर संख्या 8, अनखुला। लोग पूछते हैं कि उसने पढ़ा क्यों नहीं। वह सिर्फ इतना कहती है कि उस रात एक बात उसे अच्छी तरह समझ में आ गई थी। कुछ रजिस्टर सिर्फ नामों की सूची नहीं होते, कुछ रजिस्टर बुलावा होते हैं, और जब तक उन पर कोई ताज़ी स्याही नहीं डालता तब तक वे सोते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए श्रापित फाइल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। रहिए, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।